सुप्रभात बच्चों, फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आपका जो अध्याय चल रहा है स्वतंत्रता एवं समानता, जिसमें हमने सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता का स्वरूप है उन दोनों को देख लिया। आज हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता है वो कितने कौन कौन से रूप होते हैं स्वतंत्रता के। तो सबसे पहले आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दे रखा है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता वो होती है जो कि जिसका व्यक्ति खुद भी हस्तांतरण नहीं कर सकता। प्रकृति से प्राप्त जो स्वतंत्रता होती है, राज्य के अस्तित्व से आने से पहले की स्वतंत्रता होती है, ये उसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए, रूसों ने भी इसी प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वथा बंधनों से जकड़ जाता है। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है वो प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता होती है, ऐसे खुद स्वयं मनुष्य भी उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो आज हम इन्हीं स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता जो है वो इसके कितने स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार, स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार, स्वतंत्रता के विविध विविध रूप या प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले आती है कौन सी? प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब देखिए, प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है वो ऐसी स्वतंत्रता है जो स्वयं व्यक्ति भी उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता, यानी ये जन्म से ही इस व्यक्ति को प्राप्त होती है। राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो उसमें कहा गया है कि मनुष्य को स्वतंत्रता का ये स्वरूप मनुष्य किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इनका मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही ये स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। रूसों ने इसीलिए तो कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। समझौतावादी विचारक ऐसे स्वतंत्रता के समर्थक थे। अब देखिए, निजी, समझ आया आपको प्राकृतिक स्वतंत्रता? ये राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व। अब देखिए, इसे स्वयं व्यक्ति भी हस्तांतरित नहीं कर सकता। ये प्रकृति प्रदत्त होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। समझौतावादी विचारक भी इसे ही मानते हैं, ये इसी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अगली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
यानी अपने निजी जीवन में व्यक्ति अपना पर्सनल कोई भी कार्य कर सकता है, उसे स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा? अपना जो निजी जीवन है उसकी स्वतंत्रता, व्यक्ति को किस तरीके से अपना वो जीवन जी सकता है, इसकी स्वतंत्रता। तो निजी, पहली प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसके बाद आती है निजी स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता में भी जो आपकी पुस्तक है उसमें मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्र होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत कार्यों पर क्या? व्यक्तिगत कार्यों पर समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिक की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता के रूप में है। उन्होंने अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के रूप में उन्हें अपनी पसंद जीवन वो जीने की स्वतंत्रता होती है। अब देखिए, निजी स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो निजी कार्य है, यानी अपने निजी जीवन से संबंधित, चाहे वो उसे स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन सामाजिक कार्यों के उस व्यक्ति के कार्यों पर समाज के लिए उस व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। निजी का मतलब है उसकी वेशभूषा क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी रीति रिवाज क्या है, ये सारी किस में आती है? निजी स्वतंत्रता में आती है। तो स्वतंत्रता का दूसरा रूप कौन सा हुआ? निजी स्वतंत्रता। अब अगला जो आता है, अगली जो आती है स्वतंत्रता, वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है एक नागरिक होने के कारण मनुष्य के उस देश में मिलने वाली स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के कारण, उस देश का नागरिक होने के कारण उस देश में मिलने वाली स्वतंत्रता, यानी सभी नागरिक स्वतंत्र है अपने कार्य करने में। सभी व्यक्तियों को जो देश जो स्वतंत्रताएं देता है वो सभी नागरिकों के लिए होगी, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होगी। तो इसे कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता जो है वो एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रता जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है। वो जो स्वतंत्रता है जिन्हें समाज क्या करता है? स्वीकार करता है और राज्य उन्हें मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश में स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। गेटेल के अनुसार स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनके राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। भाई, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य, समाज उन्हें स्वीकृत करता है और राज्य उसे मान्यता देता है, उसे कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। और ये नागरिक जो स्वतंत्रता है मूल हमारे संविधान में मूल अधिकारों के रूप में समाहित की गई है। ठीक है, अगली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है नंबर 4। वो स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। कौन सी? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति राजनीति में सहभागी हो सकता है। राज्य के कार्य राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्रास्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। गिलक्रास्ट इसे गिलक्रास्ट इसे गिलक्रास्ट है, इसे क्या बताते हैं? गिलक्रास्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। गिलक्रास्ट इसे लोकतंत्र का क्या बताते हैं? गिलक्रास्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप बताते हैं।
देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हिस्सेदारी करना या सहभागिता निभाना राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। और गिलक्राइस्टिक विद्वान है वो इस राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा रूप मानता है। क्या मानता है? लोकतंत्र का दूसरा रूप मानता है। और इसमें ये स्वतंत्रता जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार होता है। क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता में चुनाव में हिस्सा लेना, मतदान करना, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति प्राप्त करना, ये सारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। किस में आते हैं भाई? राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। ठीक है। अगली जो आती है स्वतंत्रता, वो आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपना आजीविका कमाने का स्वतंत्र होना चाहिए। वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य के द्वारा भी उसे ऐसे सुअवसर उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे कि वो अपना आजीविका कमा सके। सभी को समान, कोई भी व्यापार, मादक पदार्थों को छोड़ करके कोई भी व्यापार वृत्ति कर सकता है व्यक्ति, इसे कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देख लीजिए क्या है। तो देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए जिसमें वे स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौती का सामना किए। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का आर्थिक स्तर जिसमें वे स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौती का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वहन कर सके। ये आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल है जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने, रोजगार की स्वतंत्रता हो जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो ये हुई आर्थिक स्वतंत्रता की व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ऐसी तो होनी चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता। अगली जो स्वतंत्रता आती है वो आती है धार्मिक स्वतंत्रता। नंबर 6, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि देखो, वैसे तो हमारे यहां भारत में पंथनिरपेक्ष राज्य है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म को राज्य के धर्म ना मानते हुए सभी धर्मों को का समान आदर करना, ना धर्म के मामले में तटस्थ है। अर्थात कोई भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को का क्या करना, किसी भी धर्म को। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है सभी धर्मों को, हमारा देश पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें किसी भी धर्म को राज्य के धर्म नहीं माना गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, किसी समुदाय का सदस्य बन सकता है। तो इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। अर्थात हमारे देश में ये धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल हो जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसमें इसका संबंध अंतःकरण से है। ये व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था व आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थानों के गठन व धर्म के प्रचार की आजादी है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति इस स्वतंत्रता में नहीं है। और अगली जो आती है वो आती है नैतिक स्वतंत्रता। क्या आती है? नैतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 7वां नंबर की नैतिक स्वतंत्रता। तो देखिए, नैतिक जो स्वतंत्रता है इस संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण व नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में
आता है। यानी नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर के जब कार्य करता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता में आता है, और जब व्यक्ति लोभ के वशीभूत आकर के कार्य करता है तो परतंत्र कहलाता है। लोभ, मोह, है ना, ये सब ये किस में आएंगे? तो अगली नैतिक स्वतंत्रता, अगली जो स्वतंत्रता है वो है सामाजिक स्वतंत्रता। क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता। एक बार इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद हम सामाजिक स्वतंत्रता भी बताएंगे। नंबर 8 यहां लिख देता हूं मैं, सामाजिक स्वतंत्रता। अब देखिए, सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति, समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, ना कोई जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष, चाहे अमीर है गरीब है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? समान है। समाज में व्यक्ति अपना समुदाय में रह सकता है, अपने समुदाय के रीति रिवाजों को अपना सकता है। यही क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता है। क्या है भाई? सामाजिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता वे न्याय की जननी है। क्या है? सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। कौन सी? सामाजिक स्वतंत्रता। मनुष्य के साथ जाति, लिंग, वर्ण, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समानता, समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? यही सामाजिक स्वतंत्रता है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कोई भाई अगली जो स्वतंत्रता आती है नंबर 9, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई राज्य दूसरे राज्य के अधीन नहीं है। यानी राज्य के द्वारा अपने निर्णय स्वयं लेना, संप्रभु राज्य का मतलब संप्रभुता, संप्रभुता का उपयोग स्वयं करना, चाहे वो विदेश नीति है चाहे आंतरिक मामले में व्यक्ति, आंतरिक मामले जब किसी देश या राज्य आंतरिक मामले और विदेश नीति का संचालन करने में स्वतंत्र होता है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ध्यान रहे 1947 से पहले हमारे देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमें नहीं थी। हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे। लेकिन 47 के बाद हम क्या हैं? हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। कौन सी? राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। अगली जो आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक स्वतंत्रता, ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रता रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी इन्हें कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक जो है वो संविधान के द्वारा दी जाती है, राज्य के द्वारा भी उन स्वतंत्रताओं में कटौती नहीं की जा सकती। तो हमारा संविधान के द्वारा ये में 10 जो स्वतंत्रता है संवैधानिक स्वतंत्रता, तो ये संविधान के द्वारा दी जाती है और इसमें स्वयं राज्य भी कटौती नहीं कर सकता। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में का संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से आज हमने स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े, जिसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। इस तरीके से स्वतंत्रता के लगभग 10 प्रकार हमने पढ़े। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।